velocity of light in two medium, a velocity of light in two medium are are respectively respectively 2 into 10 to the power 8 meter per second है ना, and 2.82 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है ना। दो मीडियम है, एक मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी है और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी है ना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है, अगर स्पीड की वैल्यू दी हुई है तो देयर मस्ट बी सम कॉन्सेप्ट इन दिस। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, then calculate the critical angle, then calculate the critical angle between the two medium, दोनों मीडियम के बीच का आपको क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। देखो क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या है कि लाइट डेंसर से रेयरर में जाए। अब ये कैसे ट्रेस आउट किया जाए कि डेंसर मीडियम कौन है और रेयरर मीडियम कौन है? क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दे करके लाइट का स्पीड दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही दिन कह दिया था रिफ्रैक्शन में इसकी वेलोसिटी कम और रेयरर और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा। वेरी गुड। जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर होगा और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर होगा। दोनों स्पीड को चेक करो, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये डेंसर मीडियम यानी ये स्पीड जिस मीडियम में है वो डेंसर मीडियम में है और ये स्पीड जिस मीडियम में है वो रेयरर मीडियम में है। तो चलिए आइए, ऊपर ले लिया डेंसर मीडियम और नीचे ले लिया रेयरर मीडियम। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो इसी डेंसर मीडियम को पहला मीडियम मानो, चूंकि लाइट को डेंसर से रेयरर में आना होगा। तो डेंसर में लाइट की स्पीड v1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन में। और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड v2 बराबर 2.82 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मैंने दे दिया था, है ना। लाइट को आना है डेंसर से रेयरर मीडियम में और आपको क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। आइए, ये मान लो मैंने एक इंसिडेंट लाइट लिया जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते थे क्रिटिकल एंगल। अगर रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस के लॉन्ग हो जाए, रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस के लॉन्ग हो जाए, यानी आर का वैल्यू कितना होगा? नीचे वाला डेंसर होगा, ऊपर वाला रेयरर होगा ना। ये कोई जरूरी नहीं है, लाइट को डेंसर से रेयरर में आना है। हम अब डेंसर ऊपर बनाए या रेयरर ऊपर बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। लाइट को डेंसर से डेंसर में वेलोसिटी कम है। अच्छा, वेलोसिटी ठीक तो दिए हैं, तो डेंसर में लाइट की वेलोसिटी कम होती है ना, ठीक तो दिए हैं। 2 इंटू 10 का पावर 8 डेंसर मीडियम में और रेयरर में 2.82, ज्यादा ना हुआ ये? सर डेंसर में ज्यादा होगा ना सर। स्पीड डेंसर में कम ना होगी जी। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आप पढ़े थे ना, म्यू बराबर c बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम ना होगी और डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। फोकस करो ब्रेन पर, फोकस करो, पढ़ाई के पहला दिन। यस गॉट इट, बोलो गॉट इट। यस सर। हाँ डेंसर में लाइट की स्पीड कम होगी और रेयरर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होता डेंसर का, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। समझ गया कमर? बहुत कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, इसलिए होशियार रहिएगा। यस सर।
और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होगा। चलो आपको आई यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। हम बार बार कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो। तो अक्सर लोग को दिमाग में रहता है कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखेंगे, लेकिन मैंने दो बात कहा था, साइन आई बाई साइन आर, म्यू टू बाई म्यू वन, या वी वन बाई वी टू, या लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। यहाँ पर वी वन बाई वी टू करोगे तो बताओ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। कोई दिक्कत? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। नो सर। हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 बाई v2 है ना। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? लेकिन वेलोसिटी के टर्म में बोल रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जिसमें i उसमें वेलोसिटी, जिसमें r उसकी वेलोसिटी, है ना। यानी v1 बटा v2, v1 बटा v2। बोलो i किसके बराबर? c के बराबर। तो i की जगह पर c पुट करो, साइन c, और r किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। साइन 90 तो 1 हो गया, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बराबर v1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 और v2 का वैल्यू 2.82 इंटू 10 टू द पावर 8। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, यानी साइन c इज इक्वल टू, काट सकते हो, 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, यानी 1.4। बोलो क्लियर है? 1.4। बोलो कोई डाउट? बोलो बाबू लोग। नो सर। डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, बोलिए। क्लियर। और ये बताओ, बड़ा अच्छा डाटा आया है। आप लोग क्या करते कि इन्वर्स कर देते, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है, 1.41 अगर 4 भी होता तो एक्चुअली में ये क्या आता? √2 होता। ये क्या होता बोलो? ये किसकी वैल्यू है? बोलो ये किसकी वैल्यू है? √2 की वैल्यू है ये। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/√2। आपके पास ऑप्शन दिया रहता, आप टी गलत मार के आते। 45 डिग्री। साइन सी इज इक्वल टू 1/√2, सी बराबर 45 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। यहां से आप कह सकते हैं सी का वैल्यू 45 डिग्री। कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम पूछेगा ही पूछता है इस पैटर्न का क्वेश्चन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। हाँ, दो मीडियम में लाइट की स्पीड दी हुई थी और आपको क्रिटिकल एंगल निकालना था, है ना। तो आपने पहले ये ट्रेस किया कि डेंसर कौन है और रेयरर कौन है। और क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट को आना है डेंसर से, किस में? रेयरर मीडियम में। समझ में आई बात? तो जिसमें, फिर से सुन लो, जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है वो रेयरर मीडियम। समझ में आई बात? आप ये फॉर्मूला क्यों बोल रहे हो? म्यू बराबर मैंने पढ़ाया था c अपॉन वी। ये लाइट की स्पीड एयर में और ये लाइट की स्पीड उस मीडियम में। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है लाइट की स्पीड उतनी ही कम। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा है। बोलो क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बोलो बोलिए। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। एक अच्छा क्वेश्चन से शुरुआत की हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, जिस क्वेश्चन के रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा तो एग्जाम में बहुत काम आने जा रहा है आपको। बोर्ड बिठाएं। देखें संडे स्पेशल लिखिएगा। अ फिश इज situated, मछली जो जल में रहती है। अ फिश इज सिचुएटेड एट अ डेप्थ h inside a lake, है ना। झील के अंदर मछली है
और वाटर के फ्री सरफेस से h डेप्थ नीचे है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्कुलर एपरेचर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर through which fish sees the outside world, fish sees the outside world, है ना, outside world, समझ गए। एक मछली है जो झील के अंदर टॉप से h डेप्थ नीचे है। मान लो ये झील का फ्री सरफेस हुआ, है ना, टॉप सरफेस हुआ, नीचे वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है, ये सब वाटर है। अब कहने की कोई जरूरत नहीं कि ऊपर एयर है, ये ऑब्वियस है, ऊपर में एयर मीडियम है, और ये आपका वाटर मीडियम है, और एक मछली जो है वो फ्री सरफेस से h डेप्थ नीचे है। यहां पे मान लो फिश है, तो कहता है बताओ उस सर्कुलर एपरेचर का रेडियस निकालना है जिसके थ्रू फिश पूरी दुनिया को देखे। समझ गए, फिश इज द आउटसाइड वर्ल्ड। उस सर्कुलर एपरेचर का रेडियस निकालना है जिसके जरिए फिश पूरी दुनिया को देखे, आउटसाइड वर्ल्ड को देखे। समझ गए। एक काम करो, पहले फिश से आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब अगर फिश से मान लो एक रे आप इधर ले जाओ और एक रे इधर ले जाओ, तो आउटसाइड वर्ल्ड को देखने के लिए जो रे यहां से गया और जो रे यहां से गया उसको रिफ्रैक्ट होना चाहिए बिल्कुल सरफेस के लॉन्ग। बिल्कुल किसके लॉन्ग, बोलो किसके लॉन्ग, सरफेस के लॉन्ग। बात फॉलो किए। आउटसाइड वर्ल्ड को देखने की, देखिए फिश से एक रे गया, ध्यान दीजिएगा, और इधर से भी एक रे ले जाइए, क्लियर है। और लाइट का रिफ्रैक्शन जब यहां पर हो, चूंकि मीडियम बदलेगा वाटर टू एयर, तो लाइट का रिफ्रैक्शन किसके लॉन्ग हो, बोलो सरफेस के लॉन्ग। किसके लॉन्ग हो, बोलो किसके लॉन्ग, बोलो सरफेस के लॉन्ग। लाइट का रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस के लॉन्ग हो, बोलो क्लियर है। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन सरफेस के लॉन्ग होगा, देन ही विल बी एबल टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बताओ वो सर्कुलर एपरेचर क्या बना, गौर करो। आप यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर दो, ये सर्किल आप ड्रॉ कर दो, ये सर्किल ड्रॉ कर दो, और इसी सर्कुलर एपरेचर के थ्रू वो आउटसाइड वर्ल्ड को देख पाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बाबू लोग, बोलो, अरे बोलिए बोलिए। यस सर। इसी सर्कुलर एपरेचर के थ्रू वो आउटसाइड वर्ल्ड को देख पाएगा, है ना। आप लोग को लगा था खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी। चलिए, अब चाहे ये रे हो चाहे ये रे हो, दोनों जा रहा है डेंसर से किस में, एयर में, और रिफ्रैक्शन के बाद वो सरफेस के लॉन्ग रिफ्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा दैट विल बी द क्रिटिकल एंगल। वो क्या बनेगा, बोलो, वो क्या बनेगा, बोलो क्रिटिकल एंगल। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल आई जो कि सी के बराबर होगा, ये एंगल आई सी के बराबर होगा। समझ में आई बात, है ना। ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपका 90 डिग्री हुआ। अच्छा, ये अगर आई के बराबर है तो ये भी आपका आई के बराबर होगा। तो अब आई को आई क्यों बोलो बार बार, आई को आप सी बोलिए, ये भी सी के बराबर होगा। और आपको निकालना क्या है, रेडियस, यानी आपको ये रेडियस निकालना है। सर्किल ये पूरा हुआ और आपको इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है। और मछली कितना डेप्थ नीचे है, अगर फिश का पोजीशन ए मान लें और सर्किल का सेंटर ओ मान लें,
तो मछली कितना डेप्थ नीचे था, एच डेप्थ नीचे। H हाँ, यानी OA का वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर है। OA का H के वैल्यू किसके बराबर। बराबर है, बोलो बोलो बाबू बोलो। H के बराबर। हाँ, OA का वैल्यू एच के बराबर है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए फिजिक्स पर। OA का वैल्यू एच के बराबर है। बात आई समझ में? आपको OA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समझ गए? अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो तुम यहाँ पर क्रिटिकल एंगल निकाल लो। तो लाइट वाटर से एयर में जा रहा है ना, वाटर से एयर में जा रहा है। आप क्रिटिकल एंगल निकाल लो। साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3। समझ गए? और नहीं तो अभी आप म्यू मान के चलिए। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बोलो मेरी बात समझ गए? बोलिए बा बोलो, बोलिए। Yes sir। तो पहले आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा करके, पी पर स्नेल्स लॉ लगा करके सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो बताइए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी, 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 साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फिर बोल रहे हैं हम, इनवर्स में होगा, स्पीड में डायरेक्ट होगा। जैसे अगर स्पीड की बात होती तो साइन आई बाई साइन आर, आई इस मीडियम में तो स्पीड भी इसी मीडियम का, आर इस मीडियम में तो नीचे में स्पीड भी इसी मीडियम का। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में उल्टा, अगर आई इस मीडियम में तो साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। समझ गए? बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहां पर आयशा, आई तुम्हारा डेंसर मीडियम में है लेकिन ये म्यू टू एयर मीडियम का होगा, आर तुम्हारा एयर मीडियम का है और यहाँ म्यू वन डेंसर मीडियम का होगा। मेरी बात समझ रही हो बाबू? बोलो बोलो। Yes sir। हाँ चलिए आइए, साइन आई, आई का वैल्यू सी दिया, साइन सी, और आर का वैल्यू कितना 90 डिग्री, साइन 91 बराबर म्यू टू का काम ये कर रहा है, म्यू टू का काम ये कर रहा है यानी 1 1, और म्यू वन का काम ये कर रहा है यानी म्यू 1 अपॉन म्यू। कल ऐसा फॉर्मूला भी लाए थे हम लोग, है ना, कि लाइट डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाए तो, सॉरी रेयर मतलब रेयरर अगर एयर हो, रेयरर अगर पर्टिकुलर एयर हो तो साइन सी इज इक्वल टू कितना 1 बाई म्यू। बोलो साइन सी आ गया, बोलो बाबू, बोलो बाबू, बोलो। Yes sir। लेकिन आपको कैलकुलेट करना था इस सर्कुलर एपरेचर का रेडियस। अब गौर करो, अगर ट्राइंगल एओपी, यहीं पर दिमाग लगाना है, थोड़ा मैथमेटिक्स तो लगाना ही पड़ेगा कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ट्राइंगल एओपी में आपको अगर आर निकालना है और आपको ये सी एंगल, ये सी एंगल, ये सी एंगल पता चल चुका है, तो बोलो तो इस एंगल के लिए कौन सा टी रेशियो यूज करें कि काम हो जाएगा? ये Cos पी theta। और बी नहीं, tan यूज करना होगा, tan यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, बोलो क्या यूज करना होगा? tan यूज करना होगा। लेकिन वैल्यू तो साइन सी का आया, वैल्यू साइन सी का आया, तो उसके लिए आपने बियॉन्ड एबव बिलो आप जाइए 11th यानी मैट्रिक में जाइए। साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू है, मतलब ये p बाई एच, ये p बाई एच, और यहां से बेस निकाल लो तो b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये सबको होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, बेस आ गया, है ना। तो अब बताओ, अगर साइन सी इतना है तो टेन सी क्या हो जाएगा? तो टेन सी बराबर पी बाई बी होता है, टेन सी ये बराबर होता है पी बाई बी। यहां से पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया टेन सी। और अब इसी टेन सी को यूज कर दो ट्राइंगल एओपी में, आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर आ जाएगा। समझ गया बात को? कहां पे यूज करें? जगह नहीं है मेरे पास, तो क्या आप स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन मिटा दें? बोलिए बोलिए। Yes sir। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट।
हो गया, बोलिए। यस सर। बोल तो दो। इन ट्राइंगल एओपी, इन ट्राइंगल एओपी, इन ट्राइंगल एओपी बताओ tan C इज इक्वल टू, अब बताओ इस ट्राइंगल में P बाई बी होता है, तो P का काम ये कर रहा है, अब B का काम ये कर रहा है। P का मतलब R, P का मतलब R और बेस का मतलब H, H है ना, और आपको R का वैल्यू निकालना था। बताओ tan C कितना आया, 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अब बराबर कितना, R अपॉन H, R अपॉन H, और यहां से R का वैल्यू हो गया H बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। वाह, ये एक फॉर्मूला बन गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर थ्रू विच फिश सीज द आउटसाइड वर्ल्ड। याद रखिएगा इस रिजल्ट को, तो और बेनिफिशियल है। समझ में आई बात? कभी कभी कुछ दिमाग फिरा ना तो क्वेश्चन इस पे पूछता है एग्जाम में। समझ में आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर थ्रू विच फिश सीज द आउटसाइड वर्ल्ड। मछली को दुनिया देखनी है, मछली के आंख से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा बिल्कुल सरफेस के लोग, बिल्कुल सरफेस के लोग। बात आई समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। यस सर। तो R निकल गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर, रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर, रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर, रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर थ्रू फिश, थ्रू फिश सीज, थ्रू फिश सीज द आउटसाइड वर्ल्ड, थ्रू फिश सीज द आउटसाइड वर्ल्ड। चलिए आउटसाइड इतना ही लिख दिया, समझ गया बात को? बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं है कॉन्सेप्ट? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और म्यू याद रखना, म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका टेंशन मत लेना, है ना। वाटर से लाइट एयर में गया है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इंटरेस्ट लग रहा है सब क्वेश्चन बनाने में? बोलिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर। यस। और एक और चीज यहाँ पर, कमर थोड़ा सा कुछ लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दोगे, मतलब ये बात आयशा के लिए नहीं हो रही है, दूसरे स्टूडेंट के लिए हो रही है। कमर जरा आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा इन लोग को, तो इतना आसान भी नहीं है, आपको सब्जेक्ट को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। आपको एक चीज पढ़ करके कुछ नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। आप समझते हैं नीट या मेडिकल कॉलेज आपका ये भी चेक करता है कि आपके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना है। ऐसा नहीं होता तो फिजिक्स को रखता ही नहीं वो। क्या गलत बोल रहे हैं? बोलो, गलत बोल रहे हैं? नहीं सर। आप इतने बड़े एग्जाम, वो आपका मैथ्स भी चेक करता है, वो आपका मैथ्स भी चेक करता है कि आपको मैथ्स आता है, तो नहीं तो फिर वो क्यों देता फिजिक्स को, जो पूरी फिजिक्स कैलकुलस पर बेस्ड है। सोच के देखिए इस चीज को। वो ये भी देखता है कि आपके स्कूलिंग में आपका 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा था, तब ना कहीं कहीं पर ट्रायंगल सिमिलरिटी का भी यूज होता है। यूज होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस सर, होता है। आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं जो वो ये देखता है कि आपने इस 12 साल के अंदर क्या किया है, वो ये देखता है। अब सोचिए कि सब कुछ इस 2 साल के अंदर कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, जो गुजर गया वक्त उसको रिकॉल नहीं करना है, लेकिन स्कूलिंग आपका 11th 12th बहुत मैटर करता है, एग्जाम के लिए बहुत मैटर करता है। मेरी बात को कोई गलत मतलब मत लीजिएगा, हम एक वेल विशर के रूप में आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। समझ गया बात को? वक्त है, मतलब जिन लोग को इस साल ही कंफर्म देना है उनके लिए तो अब वक्त नहीं है, लेकिन जो 22 का टारगेट बनाए हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि वक्त है, तो थोड़ा संभल के तैयारी कीजिए। ये मेरे कहने का सेंस है। आइए सेकंड लिंक पे आते हैं।